हेलो स्टूडेंट, 10th साइंस टर्म वन बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो अभी जो है हमारे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमें और करना है। तो फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ और स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर है और साथ ही इस वीडियो को भी तो आपको देखना ही है। तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको जो है 200 PYQ जो प्रीवियस ईयर में जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं आपके इन पर्टिकुलर चैप्टर से, वो भी 200 क्वेश्चन डले हुए हैं, तो उसको भी फटाफट से एग्जाम से पहले आप देख डालिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते समय आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा हुआ है कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से जो है एसिड और वाटर को मिक्स करना चाहिए ताकि जो है उससे हीट जनरेट होता है उससे हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो मेनली जो है ना, इसको करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हमें बाई एडिंग वाटर टू एसिड विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग जो है तो कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग करते हुए ही हमें वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए। तो 51 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why it is important to balance a skeletal chemical equation। skeletal chemical equation को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। skeletal chemical equation बोले तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और जिसको हमें वेरीफाई करने के लिए जो है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स में जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जब आप आयरन को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो बनता है क्या, आयरन क्लोराइड FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 53 का ए, हाइड्रोजन गैस प्लस में आयरन क्लोराइड जो है इससे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल का कंबशन होता है तो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन वहां पर देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर कंबशन हो रहा है तो ये बात तो डेफिनेटली है कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि वहां पर हीट जनरेट हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, इस वजह से 54 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी करने के लिए जो रिएक्शन यूज होता है वो आपको बताना है, और जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी आपको बता दें कि जो डीकम्पोजिशन होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड का और साथ ही में सिल्वर क्लोराइड का, तो दोनों के दोनों रिएक्शन यूज किए जाते हैं इन दी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जिस वजह से बोथ ए एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर, और हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, द चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, और बेसिकली हमसे रिएक्टिव लेकर पूछा हुआ है और 3 चीजें यूज कर रखी है इन्होंने, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपने रिएक्टिव सीरीज को याद रखा है तो मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बोलूं तो सबसे पहले जिंक आएगा, फिर हमारा आयरन रहता है, टिन रहता है, लेड रहता है, हाइड्रोजन रहता है, फिर कॉपर रहता है। इसका मतलब कि आपका ए स्टेटमेंट ठीक है कि जिंक और जो लेड होंगे ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। बाकी आप सारे ऑप्शन देखोगे गलत इन्होंने दे रखा है, तो 56 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और आयन के एक्सचेंज होने जब होता है तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन दिख रहा है हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है। तो 57 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, दी अदर सिल्वर सॉल्ट विच बिहेव्स लाइक सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट। सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड की तरह कौन सा दूसरा सॉल्ट बिहेव करता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के दोनों ऐसे हैं जो कि वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। तो आपका 58 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से कौन सा सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है यहाँ पर 3 के पास है, लेकिन जो है बेकिंग सोडा के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको भी पता होगा कि ये क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़ा होता है। तो आपका 59 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि बेसिक सॉल्ट वही होता है जिसमें बेस स्ट्रांग हो और एसिड वीक हो, ठीक है ना। तो साफ साफ पता चल गया कि 60 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर जो है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ये हमसे पूछा हुआ है। तो दूसरा जो होता है वो होता है हमारा टार्टरिक एसिड, ठीक है ना, टार्टरिक एसिड और जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर सीलिंग गैप्स इन लेबोरेटरी अपरेटस एज वेल एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि लेबोरेटरी अपरेटस में जो गैप्स आ जाता है तो उसको सील करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके अलावा टॉयज बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। इतना सारा हिंट आपको खैर एग्जाम में देते नहीं जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पीओपी का जो है फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप, कैल्शियम सल्फेट और जो है हेमी हाइड्रेट जो करके जो है आपको इसको याद रखना है, CaSO4 1/2H2O। नेक्स्ट है द केमिकल्स दैट कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट मतलब विजुअली इंपेयर्ड जो कि मतलब देख नहीं सकते, तो उनके अगर उनको एसिड और बेस पता करना है तो उसके लिए आप इनमें से किस चीज़ को सजेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें मतलब कि किस टाइप का चाहिए होगा, ओलेफैक्टरी इंडिकेटर हो जिससे कि सुगंध से ओडर से ही पता चल जाए। और इस टाइप का आपको कौन सा दिख रहा है, ये वनीला एसेंस है जो कि मतलब एसिड और बेसिक में अलग अलग गंध देते हैं, ठीक है ना। तो यही यूज हो सकता है फॉर द विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। तो 63 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। रॉकेट में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का किस नेचर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो रॉकेट में जो है लिक्विड हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं। तो 64 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना, देखिए कितना ज्यादा इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है, बट ये क्या होता है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम CaOH और इसके पूरे का होल ट्वाइस जो है आपका ये हो जाएगा 65 का बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो उससे क्या निकल कर आता है, ठीक है ना। तो उससे जो बनता है वो बनता है NaCl, H2O और CO2, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो 66 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस। नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टर नहीं होते हैं, मतलब उनका साइनिंग सरफेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर है, तो वो आपका कौन है, आयोडीन है, जो कि एक्सेप्शन केस है नॉन मेटल का। तो 67 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। तो इसमें से आपका आंसर तो एल्यूमिनियम है, लेकिन आप जो है तीन जो ऐसे मेटल है जिसका नाम आपको याद रखना है जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। स्टीम के साथ जो रिएक्शन करता है एक तो एल्यूमिनियम है ही, साथ में जिंक है, और तीसरा जो है आयरन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। तो ये मटेरियल जो जनरली यूज किया जाता है आप सभी को पता होगा, ये PVC जो है यूज किया जाता है। आपका जो है 69 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है मेटल का मेटल के साथ या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ। इनमें से कौन सा एलॉय है जिसमें कि नॉन मेटल है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बात करते हैं ब्रास की, ब्रोंज की, एमलगम की। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल यूज होते हैं, लेकिन स्टील जो है उसमें हम आयरन के साथ कार्बन जो थोड़ा सा अमाउंट में यूज करते हैं, बट कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो आपका स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ब्रास और ब्रोंज, जो ब्रास जो बनता है आपका कॉपर और जिंक से बनता है, जबकि ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन से बनता है। एमलगम तो किसी भी चीज में आप मरकरी डाल दो कोई भी मेटल में तो वो उसका एमलगम क्रिएट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिंक को करते हैं तो वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से यही पता चल रहा है कि जो मतलब कि हम मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं जिंक का, इसका मतलब हमें जिंक चाहिए, तो वो जिंक कहाँ पर इकट्ठा होगा, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो जिंक कहाँ पर इकट्ठा होता है, कैथोड पर, कैथोड पर होता है आपका, ठीक है ना। और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पोल होता है। ये भी आप याद रखना कि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को लेकर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है, वही हमें ढूंढना है। तो आपको बता दें कि जो एक्वारेजिया है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, गोल्ड को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है, और इसके अंदर मिक्सचर किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का होता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो आपका क्वेश्चन में क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनोड इज एंड द रिएक्शन एट द एनोड एट, मतलब इस तरीके से पूछा हुआ है कि एनोड पे किस टाइप का जो है, मतलब वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, और वो जो रिएक्शन होता है ना एनोड पे वो ऑक्सीडेशन टाइप होता है कि रिडक्शन टाइप होता है, ठीक है ना। ऑप्शन से देखकर हमें ये पता चल गया। तो आपको बता दें कि जो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनोड पे जो रिएक्शन होते हैं ना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जबकि कैथोड पर कैसा होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो 73 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थर्माइट रिएक्शन अ कंपाउंड ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद अ मेटल। थर्माइट रिएक्शन में जो है आयरन का कंपाउंड रिएक्ट किस वाले मेटल से रिएक्ट करता है, तो थर्माइट रिएक्शन के अंदर जो आयरन है वो रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। और बेसिकली थर्माइट रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, वेल्डिंग के लिए, रेलवे ट्रैक्स वगैरह को ज्वाइंट करने के लिए, कोई मशीनरी में क्रैक्स आ जाए तो उसको जोड़ने के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर इसका यूज होता है। आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको हाइड्रोक्लोरिक से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है, तो 75 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। चावल के पानी में कुछ आयोडीन सोल्यूशन डाला गया जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो ब्लैक ब्लू कलर के में चेंज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि राइस में क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है ना। तो राइस में जो है स्टार्च मौजूद होता है और जिसका पता हम जो है आसानी से कर सकते हैं आयोडीन सोल्यूशन से। आयोडीन सोल्यूशन डालने से प्रोटीन पे फैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन स्टार्च पे इफेक्ट पड़ेगा, तो जो है स्टार्च को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो 76 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है एज एयर पासिस थ्रू दी नेसल कैविटी। जैसे ही एयर पास होता है हमारे नेसल कैविटी से तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, फिल्टर इन द नोस्ट्रिल, मोइस्टन बाय म्यूकस, बाम टू द बॉडी टेम्परेचर। आपके सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं जो कि पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब सारा जो काम होता है इसी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी अगर यूनिट पूछे तो आपका नेफ्रॉन ही आंसर होगा, ठीक है। तो आपका 78 का तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन किस तरीके से पास आउट होता है, इसको लेकर जो है आपसे पूछा हुआ है, कंफ्यूज कर लेते हैं और काफ़ी जो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है जिसको कि आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है। सबसे पहले किडनी में, फिर यूरेटस में, फिर यूरिनरी ब्लेडर में और फिर लास्ट में यूरेथ्रा, ठीक है। तो 79 का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आर्टिफिशियली टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए कौन सी चीज़ को हम यूज़ करते हैं एज आर्टिफिशियली। जब किसी का बेसिकली किडनी खराब हो जाए तो इसका यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में, ठीक है। तो 80 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 लेफ्ट एंड राइट एयर ट्यूब्स। ट्रैकिया जो है ना लेफ्ट और राइट दो मतलब 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, जो कि कनेक्ट कहाँ पर होता है, दोनों लंग से कनेक्ट हो जाता है। तो 81 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग। इसमें से जो है मतलब इन्होंने आपको ये नहीं पूछा कि किस चीज़ का हम फंक्शन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि लंग्स के अंदर मौजूद है, तो लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो है क्या, एल्वोलाई है, और एल्वोलाई का फंक्शन पूछा हुआ है। एल्वोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो 82 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। मतलब ब्लड लीविंग टिश्यूज मतलब ब्लड जो है और जो भी टिश्यूज ब्लड को छोड़ रहा है और छोड़ के वो आएगा कहाँ, हार्ट में, और दोबारा से वो फिल्टर होने के लिए जाएगा, तो उस टाइम पे उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो उस टाइम पे उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो 83 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के अंदर जो इंटरनल सेलुलर एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में जो है होता है, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो जो होता है आपके स्टार्च के फॉर्म में, तो आपका 84 का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सोर्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। 85 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Next है birds and mammals have 4 chambered heart as it leads to separation of oxygenated and deoxygenated blood. Such a separation allows. Birds और mammals के पास 4 chamber heart होते हैं ताकि जो है oxygenated और deoxygenated जो है हमेशा अलग अलग रहे। तो ये इस separation की वजह से हमें क्या फ़ायदा है या क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसको ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि इससे हमें जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई बड़ी अच्छी तरीके से होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्टीन्यूसली मेंटेन करता है और उससे हमें एनर्जी
प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन अच्छे से हो, जिसके लिए जो है सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इस वजह से आपका 86 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वोलाई एंड ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। इन्होंने क्या कहा है कि किन दोनों के बीच में जो एल्वोलाई के मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वोलाई और जो ग्लोमेरुलस में है नेफ्रॉन के, तो उनके बीच में मतलब क्या चीज कॉमन है, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो कॉमन है वो क्या है कि जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, दोनों के पास जो है थिन वॉल्ड कैपिलरीज मौजूद होते हैं जिसके अंदर ब्लड का पूरा अच्छी तरीके से सप्लाई रहता है, ठीक है। तो आपका 87 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन as compared to animal, which one of following process is not followed by the plants of for excretion। excretion जो है प्लांट डेफिनेटली वो ह्यूमन बींग से, जानवरों से तो अलग ही करेगा, तो इसमें जो है कौन सा प्रोसेस वो एक्सक्रीशन के लिए यूज नहीं करते हैं, मतलब 3 तो है और 1 नहीं है, उसी को हमें ढूंढना है। तो आपको बता दें कि उनके अंदर जो भी एक्सेस वाटर होता है प्लांट के पास, वो ट्रांसपिरेशन से उसको हटा देते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर कर लेते हैं एज रेजिन्स एंड गम्स ओल्ड जाइलम में, और जो वेस्ट सब्सटेंस है वो कुछ सॉइल में भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है, तो 88 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज -4.0 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट लेंस इज अ, तो पहले तो बताना है कि आपको लेंस है कौन सा और फिर उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये भी बताना है, ठीक है। तो अब आपके पास अगर पावर दिया हुआ है तो पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला 1 में जो है डायोप्टर को आप इधर रखो और उससे आपका फोकस जो निकल कर आएगा वो तो निकल कर आ जाएगा आई थिंक, हाँ, -25 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है ना, -25 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और फोकल लेंथ माइनस में आया, इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्केव लेंस होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 89 का आपका सी होगा, ठीक है ना। रेज फ्रॉम सन कन्वर्स एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर, सन से कोई रेज आ रही है जो कि कन्वर्स कहाँ पर हो रही है 15 सेंटीमीटर। इससे आपको पता है क्या चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फोकस हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। और वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ऐसा रखें ताकि जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है बराबर है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जबकि हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखें। अगर उसका फोकस 15 है तो जो उसका सी होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा जस्ट उसके, तो -30 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि आपका ये फ्रंट की बारे में बात हो रही है तो इसको भी फ्रंट में ही रखा जाएगा। तो आपका जो है ये वाला आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो 90 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड ऑफ दैट ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखिए वाटर को एयर के रिस्पेक्ट में कितना बोला 1.33 और ग्लास को एयर के रिस्पेक्ट में बोला किसको बोला 1.5, तो ज़्यादा किसका है, ग्लास वाले का है। तो इसका मतलब ग्लास जो है ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है देन वाटर। तो आपका 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। चाहे टॉर्च हो, सर्च लाइट हो या फिर हेडलाइट ऑफ व्हीकल हो, बल्ब को कहाँ पर प्लेस किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सिचुएशन में जो है बल्ब को प्लेस किया जाता है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, ताकि जो है उसकी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन सके। तो 92 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग अ मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड वाई। तो उसको किस टाइप का मिरर यूज करना चाहिए और उसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि उसे चाहिए मतलब इमेज चाहिए, तो हमेशा उसको मतलब इस वाले के लिए उसको रियल इमेज चाहिए, ठीक है ना, पर्दे पे चाहिए। तो और रियल इमेज के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉन्केव मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो 93 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, आउट ऑफ ऑल कलर्स मेकिंग द व्हाइट लाइट विच वन विल डेविएट द मोस्ट वाइल इट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो डेविएट कौन करेगा जब वो प्रिज्म से पास होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट करेगा वो करेगा वॉयलेट। ओके, तो 94 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रे passes from air to glass in a spherical glass slab and passes through the center of a slab without deviation, बिना डेविएशन क्यों पास हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है फ्रॉम एयर टू ग्लास एट ए पॉइंट ऑन द ग्लास स्लैब, तो विदाउट, यहीं से आप समझ लो कि वहाँ उनके बीच में कितने डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 0 डिग्री। तो 95 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एक्सेस ऑफ एसिड इज एडेड टू एन एल्कली सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन अकर्स। तो इसके बाद जो रिएक्शन होगा, आप क्योंकि आपने एसिड को ज़्यादा डाला है तो आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा निकल कर आएगा, एसिडिक निकल कर आएगा 96 का।
बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोला जाता है। तो 97 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए जिस एसिड को हम यूज करते हैं उसका पीएच क्या होता है। तो उसका पीएच जो है 1 से लेकर 3 के बीच में होता है, मतलब कि वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, तो 98 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर अल्कोहल इज 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको पहले बोला है उसकी वैल्यू रखो ऊपर, जो आपको बाद में बोला है उसकी वैल्यू रखो नीचे, करो दोनों को डिवाइड, आपका जो आंसर है 1.21 आ जाएगा इसका। तो 99 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन अ पर्सन द टिब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसमें यूरिन फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो है यूरिन ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो आपका 100 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको सीरीज पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।